हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। फ्रेंड्स, ट्यूसडे और वेंसडे को कोई एडिशन नहीं आया था। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई होप ऐसा दोबारा नहीं होगा। आज के एडिशन में उन दोनों दिन के न्यूज़ इवेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड एक MCQ क्विज है और अब से हर रोज नए एडिशन के साथ ऐसे ही एक क्विज को इंक्लूड किया जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए उस क्विज को अटेम्प्ट जरूर करें। और क्या आपको पता है कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें फॉर फास्टर अपडेट्स। चलिए आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन कविता के साथ। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृत सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे। ये आज की पहली न्यूज है और इसका कॉन्टेक्स्ट है नोबेल प्राइज। हर साल अक्टूबर मंथ में नोबेल प्राइज की अलग अलग कैटेगरीज के विनर्स को एक एक करके अनाउंस किया जाता है। अब सबसे पहले नोबेल प्राइज की ही बात करते हैं। नोबेल प्राइज एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो 5 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। वो कैटेगरीज हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री और नोबेल पीस प्राइज। इन 5 अवार्ड्स की शुरुआत 1895 में हुई थी, जब एल्फ्रेड नोबेल ने अपने गुजर जाने के बाद अपने विल में ऐसे इन अवार्ड्स को दिए जाने की एक इच्छा जाहिर की थी। तो अब तक 3 कैटेगरीज में इन अवार्ड्स को दिया जा चुका है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स और सबसे लेटेस्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इसमें यह अवार्ड केटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन को दिया गया है, उनकी की गई mRNA वैक्सीन रिलेटेड रिसर्च की वजह से। इनकी इस ही रिसर्च की वजह से कोविड पेंडेमिक से डील करने के लिए mRNA वैक्सीन्स को डेवलप किया जा सका था। और mRNA टेक्नोलॉजी पर तो प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करें तो ये इस साल दिया गया है पियर एगोस्टिनी, फ्रेनेक क्राउज और NAL व्हीलर को, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए एटोसेकेंड लाइट पल्सेस के प्रिंसिपल को खोजा और उसको और रिफाइन किया। एटोसेकेंड्स क्या होता है इसकी बात करते हैं। एटोसेकेंड एक टाइम की यूनिट है जो 1 सेकंड का भी एक क्विंटिलियनवा हिस्सा है। क्विंटिलियन मतलब 100 करोड़ गुना 100 करोड़। इस यूनिट के छोटे साइज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे कि 3171 करोड़ साल में 1 सेकंड की जितनी वैल्यू है, उतनी ही 1 सेकंड में 1 ऑटो सेकंड की वैल्यू है। इस समय के इतने छोटे भाग से साइंटिस्ट तेजी से होने वाले फिनोमिनास को स्टडी और डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच होने वाला इंटरेक्शन, जिन फिनोमिनास को इससे पहले मौजूद तरीकों से मेजर करना बहुत मुश्किल था। और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात करें तो ये इस साल 3 व्यक्तियों को दिया गया है, उनके क्वांटम डॉट्स से रिलेटेड रिसर्च की वजह से। ये व्यक्ति हैं माउंगी बवेंडी, लुई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। और अब बात करते हैं कि उनकी रिसर्च का टॉपिक क्वांटम डॉट्स क्या होता है। हालांकि ये डिटेल्स नोट्स में भी मेंशन है, यहां ब्रीफली बात करते हैं। क्वांटम डॉट्स मैन मेड नैनो स्केल साइज मतलब काफी छोटे साइज के नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, जिनकी कई खास प्रॉपर्टीज होती हैं। और इन क्वांटम डॉट्स की एक मेजर लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर इन क्वांटम डॉट क्रिस्टल्स में अल्ट्रावायलेट रेज को पास किया जाए तो वो लाइट एमिट करते हैं और इनसे एमिट होने वाले लाइट की कलर को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है इस बेसिस पर कि क्वांटम डॉट के क्रिस्टल्स का साइज क्या है। मतलब अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है
तो उस पार्टिकल से एक कलर की लाइट एमिट होती है, और अगर उस पार्टिकल का साइज छोटा होता है तब उस क्वांटम डॉट से किसी और कलर की लाइट एमिट होती है। क्वांटम डॉट्स की इस ही प्रॉपर्टी की वजह से इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफी जगह यूज किया जाता है, जैसे कि टेलीविजन की डिस्प्लेज में, क्वांटम कंप्यूटर्स में, सोलर पैनल्स में, मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट्स में वगैरह। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स नोट्स में हैं, आप उनको रेफर कर लें। और अभी आने वाले दिनों में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर और नोबेल पीस प्राइज को भी अनाउंस किया जाएगा, और हम इन इवेंट्स को फॉलो करते रहेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज एक स्टेट बेस्ड न्यूज है, पर इसका सिग्निफिकेंस नेशनल लेवल पर भी है। इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है बिहार में हुआ कास्ट बेस्ड सर्वे, जिसके रिजल्ट रिलीज किए जा चुके हैं। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार की 13 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन को कास्ट के बेसिस पर ब्रेक डाउन किया जाए तो राउंडेड ऑफ फिगर्स के अकॉर्डिंग बिहार में 27.1% ओबीसीज हैं, 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, 19.6% स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, 1.6% स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, और 15% अपर कास्ट पॉपुलेशन है। रिलीजन की बात करें तो बिहार की पॉपुलेशन में लगभग 82% हिंदू हैं और 17% मुस्लिम हैं। और बिहार की पॉपुलेशन को कास्ट वाइज ब्रेकडाउन किया जाए तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार में 14.2% यादव की पॉपुलेशन है, 4.2% कुशवाहा की पॉपुलेशन है, 2.8% कुर्मी की पॉपुलेशन है, 3% मूसाहार की पॉपुलेशन है, 3.6% ब्राह्मण की पॉपुलेशन है, और 0.68% काशा की पॉपुलेशन है। और अब नेशनल लेवल की पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, इनकी डिमांड है कि ऐसा ही एक कास्ट बेस्ड सर्वे नेशनल लेवल पर भी कराया जाए, ताकि इस देश में कास्ट रिलेटेड चेंजेस की एक नई अपडेटेड तस्वीर सामने आए, जिस ही के आधार पर गवर्नमेंट की सपोर्ट स्कीम्स और रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह को मॉडिफाई किया जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इस सर्वे से मिले रिजल्ट्स से, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस मिलकर बिहार की 63% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस मिले डाटा के बेसिस पर 1992 में दी गई इंदिरा सोहानी जजमेंट से सेट की गई 50% रिजर्वेशन लिमिट को चैलेंज भी किया जा सकता है, और शायद ये बढ़ भी सकती है। अब इस इवेंट में क्या डेवलपमेंट होते हैं, हम उसको फॉलो करते रहेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज है जुडिशरी से, और है मद्रास हाई कोर्ट से। मद्रास हाई कोर्ट ने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक सिग्निफिकेंट जजमेंट दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस में स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अपनी सीट्स को रिजर्व करें। मतलब गवर्नमेंट इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फोर्स नहीं कर सकती एससी, एसटी या फिर ओबीसीज के लिए सीट्स रिजर्व करने के लिए। और इस जजमेंट में एक और मेजर ये बात बोली गई है कि ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी सिर्फ 50% सीट्स ही रिजर्व कर सकते हैं अपने रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, और बची हुई बाकी 50% सीट्स को उन इंस्टीट्यूशंस को मेरिट के बेसिस पर फिल करना पड़ेगा। अब हम इससे रिलेटेड एक मेजर टॉपिक पे बात करते हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में आर्टिकल 30 इंडिया के रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट देता है खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का, बिना स्टेट के किसी इंटरवेंशन के। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको ये रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश करती हैं अपने इस माइनॉरिटी के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए। और इन इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी होने का टैग देता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस कमीशन की बात करें तो ये कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ऑपरेट करता है, और ये एक कासी जुडिशियल बॉडी है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माइनॉरिटी एफिलिएशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पर सुनवाई करता है। अब ये आज का क्वेश्चन, आप इसको आंसर कीजिए ताकि मुझे आपके इंटरेक्शन का पता चलता रहे। बताइए कि इंडिया में कितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, उनके नाम बताइए। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर
एक वैक्सीन को डेवलप किया है। इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके यूज को अप्रूव कर दिया है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव की गई दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है। ऐसी ही एक मलेरिया वैक्सीन RTS-AS01 को अक्टूबर 2021 में अप्रूव किया गया था। अब जल्दी से मलेरिया डिजीज की बात करते हैं। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम बेस्ड डिसीज है जो प्लाज्मोडियम फ्लैकीपैरम से होता है। इसका वेक्टर मतलब इसको फैलाने का माध्यम फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है। 2020 में मलेरिया से लगभग 6 लाख लोगों की जान गई थी और मलेरिया के लगभग 95% केसेस कंसंट्रेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और उन मलेरिया रिलेटेड डेथ्स में लगभग 80% डेथ्स 5 से कम उम्र वाले बच्चों की होती है। ये नेक्स्ट न्यूज एक जनरल अवेयरनेस न्यूज है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने न्यूज क्लिक जो एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर और काफी सारे एम्प्लॉयज को रेड और अरेस्ट कर लिया है। उनके लैपटॉप्स और बाकी और इक्विपमेंट्स को भी सीज कर लिया है। गवर्नमेंट एजेंसीज के इस स्टेप को देश में काफी सारे लोग एक फ्रीडम ऑफ स्पीच सप्रेस करने वाला मूवमेंट बोलकर डिस्क्राइब कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इस स्टेप को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। न्यूज क्लिक के फाउंडर पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA को एनफोर्स किया गया है। अब हम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात करते हैं। इस स्ट्रिक्ट लॉ को 1967 में पास किया गया था देश में उस समय चल रही सेसेशन एक्टिविटीज से डील करने के लिए। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को सस्पेक्ट से डील करने के लिए एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है और इस लॉ में डेथ पेनल्टी हाईएस्ट पनिशमेंट है। इस एक्ट को अभी कुछ ही समय पहले 2019 में अमेंड किया गया था जिसमें इस एक्ट के इस्तेमाल से गवर्नमेंट को इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की अथॉरिटी दे दी गई थी। इस इवेंट से भी सभी रिलेटेड डिटेल्स नोट्स में है। और इससे रिलेटेड आज का दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो एक रेप्यूटेड इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है और इंडिया की इस इंडेक्स में लेटेस्ट रैंक क्या है? ये नेक्स्ट न्यूज है मालदीव से, जहां पर इन अ मेजर इवेंट रिसेंटली हुए इलेक्शंस में एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। उनकी स्टेटमेंट्स के बेसिस पर बोला जाए तो वो एंटी इंडिया और प्रो चाइना है। हमने इस इवेंट को डिटेल में कवर किया था अपने 2 अक्टूबर के एडिशन में। नाउ आई होप यू नो द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस अफेयर बाय नाउ। तो अब एज अ लेटेस्ट न्यूज, इलेक्शंस होने के बाद मालदीव्स के ये नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव्स में प्रेजेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वहां से बाहर निकाले जाने के अपने प्रॉमिस को फिर से दोहराया है। अब ऐसा होता है या नहीं होता वो एक डिप्लोमेटिकली सिग्निफिकेंट इवेंट होगा एंड वील कीप फॉलोइंग इट। और अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और इवेंट की। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मालदीव्स के इन नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट होने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है और अपने बीच की बायलेटरल रिलेशनशिप्स को और गहरा करने की बात की है। ये नेक्स्ट न्यूज है अर्मेनिया से और इसका कॉन्टेक्स्ट है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 30 साल से चल रहा नगोर्नो कराबाख को लेकर डिस्प्यूट, जिसमें अभी कुछ दिन पहले अजरबैजान ने वहां पावर को सीज कर लिया है और जिसके बाद नगोर्नो कराबाख की मेजॉरिटी अर्मेनियन पॉपुलेशन उस रीजन को छोड़कर अर्मेनिया में माइग्रेट कर चुकी है। अब इस इवेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अर्मेनिया की पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन करने के एक रेजोल्यूशन को वोट करके पास कर दिया है और अब अर्मेनिया कुछ समय बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बन जाएगा। और ये इवेंट इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि रशिया अर्मेनिया का एक मेजर सपोर्टर है, पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने के लिए एक वारंट इशूड है और इस वारंट की वजह से अगर व्लादिमीर पुतिन किसी भी ICC मेंबर कंट्री में जाते हैं तो वो कंट्री अंडर लीगल ऑब्लिगेशन होगी व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने के लिए। अब मैं आशा करता हूं कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे एक पुराने इवेंट के साथ। ICC के इस ही वारंट की वजह से पुतिन ने लास्ट महीने साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट को भी अटेंड नहीं किया था। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्विट्जरलैंड बेस्ड 2002 में एस्टैब्लिश्ड दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है। इसको जिस लेजिस्लेशन से एस्टैब्लिश किया गया है उसको रोम स्टैचू के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल्स को जीनोसाइड, वॉर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वगैरह जैसे सीरियस चार्जेस पर इन्वेस्टिगेट करती है। ICC यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है,
और इसकी जजमेंट्स फाइनल होती हैं, जिनके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया ने रोम स्टैचू को साइन नहीं किया है और इंडिया आईसीसी का मेंबर स्टेट नहीं है। ये न्यूज इवेंट रिलेटेड है आज से, मतलब 5 अक्टूबर से। सिक्किम में एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है, जहां नॉर्थ वेस्ट सिक्किम में लोकेटेड साउथ लोनेक लेक में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है, जिसकी वजह से वहां काफी नुकसान हो गया है। 7 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है और काफी लोग इस समय मिसिंग है। ये एक्सीडेंट तब हुआ जब साउथ लोनेक लेक, जो फीड होती है लोनेक ग्लेशियर से, उस लेक में काफी ज्यादा पानी भर गया, जिसकी वजह से ये लेक ओवरफ्लो हो गई और वहां का एक मेजर चुंगथैंग डैम ब्रीच हो गया और वहां बहने वाली तीत्सा रिवर के बेसिन में सीवियर फ्लडिंग हो गई। इस समय सिक्किम के उस नॉर्थ वेस्ट रीजन में रोड्स, विलेजेस, टाउन्स सब डैमेज्ड हैं। साउथ लोनेक लेक की बात करें तो साउथ लोनेक लेक सिक्किम के नॉर्थ वेस्ट रीजन में लोकेटेड एक ग्लेशियल मोरेन्ड डैम्ड लेक है, जिसको एज वी हैव ऑलरेडी सेड लोनेक ग्लेशियर फीड करता है। इस लेक का वाटर लेवल अभी रीसेंट टाइम्स में काफी तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि इसको फीड करने वाला लोनेक ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते काफी तेजी से मेल्ट हो रहा है। और इस डिवास्टेटेड लेक को तो दुनिया की ऐसी 14 पोटेंशियली डेंजरस लेक्स में गिना जाता था, जहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने का हाई रिस्क था। और अभी लास्ट मंथ ही अफ्रीकन कंट्री लिबिया में भी ऐसा ही एक डैम रिलेटेड डिजास्टर हुआ था। वो भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर इवेंट था। आई होप आपको उसके बारे में भी पता होगा, क्योंकि हम उस इवेंट को काफी बार अपने एडिशंस में कवर कर चुके हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से, जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम के अंडर मिलने वाले सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर पर गवर्नमेंट की सब्सिडी को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया है। ये नेक्स्ट न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद फैजल को उन पर लगे क्रिमिनल चार्जेस की वजह से एक बार फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वो अब तक 2 बार डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन पर क्या बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स को मेंशन करता है। उनमें से मेजर ग्राउंड्स को यहां पर मेंशन किया जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अपनी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक कंसेप्ट है जिसके बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा, उस पर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। या फिर उनको किसी क्रिमिनल कन्विक्शन में 2 साल से ज्यादा की सजा दी गई हो, या फिर वो मानसिक तौर पर अनसाउंड हो, या फिर वो इंडिया के सिटीजन ना हो, या फिर उनको सस्पेंड किया गया हो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वगैरह। ये न्यूज है लद्दाख से, जहां पर लद्दाख के 2019 में एक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से पहली बार लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल LAHDC के इलेक्शंस हुए हैं। इन इलेक्शंस में लगभग 77% रजिस्टर्ड वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। आई होप आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की काफी लंबे समय से एक कोशिश है कंट्री को डिफेंस प्रोडक्शन के केस में सेल्फ रिलायंट बनाने की, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी एक ऐसी 5वीं पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट को रिलीज किया है। इस लिस्ट में 98 डिफेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स मेंशन्ड हैं उनको इंडिया की तीनों आर्म्ड सर्विसेज अब सिर्फ डोमेस्टिक सोर्सेज से ही प्रोक्योर करेंगी। ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, जिन्होंने टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की एक काफी लंबे समय से की जा रही डिमांड को नजर में रखते हुए एक स्टेप लिया है और एक नए नेशनल टर्मरिक बोर्ड को सेटअप किया है। इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड एक चेयरपर्सन और काफी और स्टेक होल्डर्स होंगे। इस बोर्ड का एम होगा टर्मरिक रिलेटेड मैटर्स में लीडरशिप प्रोवाइड करना, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन करना और बाकी और सभी स्टेप्स लेना जो जरूरी हो इस सेक्टर को और कम्पिटिटिव बनाने के लिए। अब इंडिया के टर्मरिक सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया मिल्क, जूट, पल्सेस और मिलेट्स की तरह टर्मरिक का भी ग्लोबली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। इंडिया में 30 से भी ज्यादा तरीके की टर्मरिक्स को उगाया जाता है
और टर्मरिक के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। इंडिया ग्लोबल टर्मरिक ट्रेड का 62% शेयर कंट्रोल करता है। नाउ फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आज का एडिशन थोड़ा सा लंबा हो गया है और इसी वजह से आज के एडिशन में PYQ एनालिसिस नहीं है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। वो नेक्स्ट एडिशन में इंक्लूडेड होगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन।